नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति। दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में अपना व्यापार किया जाए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन जब यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को कंपनी ने देखा और यहाँ की ज़मीनों को देखा तो उसके दिमाग में व्यापार से संबंधित एक और नई बात आ गई कि राजनीति से संबंधित, मतलब राजनीति के क्षेत्र में वो अपना पाँव जमाना प्रारंभ कर दे और अपने राजनीति को मजबूत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। और उसने क्या किया कि कंपनी में जितने व्यक्ति काम करते थे या जो भी अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनके बच्चों के लिए उसने अपने यहाँ पे स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया। उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और किसी भी देश में किसी भी जगह अगर अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वहाँ अपने स्थिति मजबूत करनी है, तो वहाँ के लोगों को शिक्षा अपने अनुसार दी जानी चाहिए। तो यहाँ से लेकर के भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। 1813 ईस्वी में कंपनी के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ, जो अधिनियम धारा 43 के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर भारत में कंपनी अपना कार्य कर रही है तो शिक्षा उसे देना जरूरी है। तो वहाँ के लोगों के विज्ञान और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए, जो अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसके पुनरुत्थान के लिए, भाषा साहित्य के पुनरुत्थान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए को सुरक्षित रखा जाएगा और यह रुपए इसके उत्थान के लिए खर्च होंगे। तो ये था ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम पारित किया। अब लेकिन जो 1813 का आगे पत्र था वो क्या था, भारत में ब्रिटिश पद्धति का शिलालेख भी उसे कहा जाता है। तो यह तो ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। जब यह कंपनी के ऊपर लागू किया गया तो कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में से महत्वपूर्ण मान लिया, उसे निश्चित लागू करना पड़ा। तो कंपनी ने कहा कि धारा 43 क्या है, तो उसमें 3 विवाद सामने आ गए। पहला यह था कि जो धनराशि होगी वो किस मद में कहाँ खर्च होगी। दूसरा था कि भारतीय विद्वान होंगे या पाश्चात्य विद्वान होंगे। और तीसरा था कि संस्कृत कौन सी होगी, कौन सी संस्कृत, प्राच्य संस्कृत या पाश्चात्य संस्कृत। तो इन तीन बातों पर विवाद प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब 1813 का आगे पता है तो ये क्या हुआ, तो 1823 में जो जन शिक्षा की सामान्य समिति का गठन किया गया उसको यह सौंप दिया गया कि आप इसको हैंडल करो, आप इसको देखो किस तरह से कार्य होता है। तो जो जन शिक्षा समिति थी उसके जो सदस्य थे 2 भागों में बट गए। क्योंकि 2 भागों में बटने के बाद एक तो प्राच्यवादी आ गए और दूसरे पाश्चात्यवादी आ गए। देखिए, अब प्राच्यवादी जो पुराने अधिकारी थे उसमें पुराने अधिकारियों का कहना यह था कि जिसमें मुख्य रूप से हेस्टिंग थे, जिनके द्वारा कलकत्ता में मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई, और डंकन थे जिन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। तो उसी में बंगाल की जो मिंटो बंगाल की लोक लेखा समिति थी उसके जो नेता थे H.T. प्रिंसेप और जो मंत्री थे H.H. विल्सन। इन लोगों का ये कहना था कि अगर भारतीयों को हम अंग्रेजी शिक्षा दे देंगे तो वो हमारे समकक्ष, हमारे धरातल पर हमारे साथ कदम मिलाकर चलना प्रारंभ कर देंगे, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं है, हम भारतीयों को संस्कृत, अरबी और फारसी की शिक्षा देंगे, अंग्रेजी की शिक्षा तो बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि जिस दिन अंग्रेजी शिक्षा दे दिए वो हमारी बात को समझ जाएंगे और हमारे साथ धरातल पे, हमारे समान धरातल पे हमारे साथ कदम मिलाकर चलने लगेंगे, तो हमारा अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पे पाश्चात्यवादी जो पश्चिमी अंग्रेजी सभ्यता के जो थे उसमें क्या थे, नए अधिकारी थे
और नए अधिकारी के साथ जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो भी कार्य कर रही थी कि सबको अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए। और उनका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, जो पाश्चात्यवादी थे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम भारत में बाबू वर्ग तैयार करेंगे, अपने अधिकारियों को सपोर्ट करने के लिए बाबू वर्ग तैयार करेंगे कि वो हमारी भाषा समझे और यहाँ की भाषा समझे, दोनों की भाषा समझे और कार्य हमारा करे। मतलब शरीर से वो और रूप रंग से वो भारतीय रहें, लेकिन बुद्धि से, विचार से और अपनी सभ्यता से वो अंग्रेज रहें। ठीक है, तो ये उनका तरीका था। तो इसके जो समर्थक थे वो डेविड हेयर थे, राजा राम मोहन राय थे, मैकाले और विलियम बेंटिंग थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि बाबू वर्ग बनाना। तो ये तब होता था पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी संस्कृति, दो भागों में बट गई। ठीक है, अब देखिए जब यह हो गया तो फिर विलियम बेंटिंग को यह है कि समस्या का हल कैसे किया जाए। तो समस्या का हल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक अंग्रेजी के प्रकांड पंडित, विद्वान, धारावाही लेखक और एक बहुत ही अच्छा वक्ता जो था मैकाले को उसने बुलाया भारत में, आप आओ और इस समस्या का हल निकालो। क्योंकि प्रकांड पंडित अंग्रेजी का था, वो विद्वान था और धारा प्रवाही वक्ता था, तो उसने भारत में आना स्वीकार कर लिया। और 10 जून 1834 को वो गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत में आया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसे जन शिक्षा समिति का उसे प्रधानमंत्री बना दिया और उन्होंने उसे 2 कार्य सौंप दिए। पहला कार्य यह था कि आप ये बताओ कि 1813 की जो आज्ञा पत्र है उसकी धारा 43 की वास्तविक व्याख्या क्या है, आप पहले बताओ। मतलब 1813 का आज्ञा पत्र का जो वास्तविक व्याख्या है 43वीं धारा की, वो आप करके बताओ। दूसरी बात ये थी कि जो ये धनराशि है उसे कब, कहाँ, कैसे खर्च किया जाए। 2 बातें लॉर्ड मैकाले को सौंप दी गई कि लो इस पर आप निष्कर्ष निकालो। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ठीक है, स्वीकृत है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं करके देता हूँ। तो लॉर्ड मैकाले अपने खोज पे जुट गया कि अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए। उसकी बहुत छानबीन और विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट एक तैयार किया। ये रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और कहा, जनाब ये लीजिए, हमने आपको रिपोर्ट सौंप दिया। अब रिपोर्ट में देखिए क्या क्या लिखते हैं। देखिए रिपोर्ट में पहला था जो उसने व्याख्या किया था, वह धारा 43 की व्याख्या किया कि धारा 43, विलियम बेंटिंग ने कहा था धारा 43 की आप व्याख्या कर दो, तो उसने व्याख्या कर दिया। लो भाई व्याख्या करते हैं। उसने कहा कि जो साहित्य शब्द का उल्लेख हुआ है, साहित्य शब्द का उल्लेख से मतलब ये नहीं कि केवल संस्कृत और अरबी भाषा ही साहित्य है, उसके साथ साथ संस्कृत अरबी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी साहित्य है, उसे भी साहित्य माना जाए। तो एक तो ये हो गया। और फिर उसने कहा कि जो साहित्य की व्याख्या हो रही है तो उसमें भारतीय विद्वानों से ये तात्पर्य है कि पाश्चात्य विद्वान भी थे, भारतीय विद्वान भी थे। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीय विद्वान से ये तात्पर्य है जो जॉन लॉक के दर्शन और मिल्सन की कविता को से भली भांति परिचित हो। मतलब जॉन लॉक की जो दर्शन है उससे और मिल्सन की जो कविता है उससे भली भांति परिचित हो, वही भारतीय विद्वान होगा। और पाश्चात्य विद्वान तो है। ठीक है, तो इसने ये शर्त लगा दिया क्योंकि, और उसने ये भी कहा कि जो भारतीय संस्कृति मरणासन अवस्था में है, अब इसके ऊपर इसके उत्थान के लिए हम अधिक धन खर्च नहीं कर पाएंगे धन,
क्योंकि इसके ऊपर धन खर्च करना व्यर्थ है। तो इसने धारा 43 की व्याख्या कर दी इस तरह से। फिर उसने कहा पाश्चात्य साहित्य के पक्ष में, मतलब पाश्चात्य साहित्य मतलब मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसने अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी की बात किया और कहा कि भारतीय और अरबी साहित्य के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसने क्या किया, अंग्रेजी साहित्य को ऊपर ऊंचा दिखा दिया और संस्कृति भारतीय साहित्य को नीचा दिखा दिया। उसने महत्वता अपने साहित्य को दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग्रेजी के पक्ष में इसने बता दिया, चूंकि जो पाश्चात्य साहित्य के पक्ष में इसने दिया तो उसमें भारतीय साहित्य को नीचा दिखाने के लिए भी कहा कि इसमें 30 फुट राजा की व्याख्या की गई है, 30,000 वर्षों तक शासन की व्याख्या की गई है, समुद्र मंथन में मंथन में क्रीम की बात की गई है। तो इस तरह से वो हो गया। और यहाँ इनका जो वैदिक साहित्य है और जो इनका वाद्य है प्रकृति, जो भी इनका अंधविश्वास, इनके साहित्य में जो अंधविश्वास है इस पर भी उसने अपने गलत रिपोर्ट लगा दी। ठीक है, तो ये होता साहित्य। अब देखिए अंग्रेजी के पक्ष में इसने क्या कहा कि अंग्रेजी जो है पूरे विश्व में एक उभरता हुआ साहित्य है। अंग्रेजी को सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी को पसंद कर रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं इनको अंग्रेजी पढ़ाया जाए। और इसने कहा कि जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय और उसके आसपास के देशों में अंग्रेजी का बहुत ही प्रचलन हो रहा है और जल्द ही जल्द भारत में भी अंग्रेजी का प्रचलन हो जाएगा। उसी से यहाँ के लोगों का उत्थान होगा, क्योंकि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय साहित्य है, वो साहित्यिक नहीं है, उसमें वैज्ञानिक और ज्ञान कोश का अभाव है। जो भारतीय भाषा में साहित्य का और वैज्ञानिक भाषा कोश का अभाव, और इसके साहित्य को, इसकी भाषा को अंग्रेजी साहित्य से ही मांझना पड़ेगा, अंग्रेजी साहित्य से इसे शुद्ध करना पड़ेगा, तब जा करके इसमें कोई साहित्य लिखा जा सकता है। तो यह था अंग्रेजी के पक्ष में। अब देखिए चौथा क्या था, उच्च वर्ग की शिक्षा के पक्ष में। मतलब मैकाले ने कहा कि हम सबको शिक्षा नहीं देंगे, हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे और वो उच्च वर्ग से शिक्षा छनते छनते नीचे आ जाएगी। इसीलिए इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया है, अर्थात छननी का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, मतलब छननी का सिद्धांत कहा गया है और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहा गया है, जो मैकाले के सिद्धांत से प्रचलित के नाम से प्रचलित है। अधिकतर होता है कि निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, तो वो होता है कि मैकाले। तो मैकाले का एक महत्वपूर्ण ये है कि एक तो मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में पूछा जाता है और दूसरा उसके निस्यंदन सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि निस्यंदन सिद्धांत है क्या। तो आपको बता दूं कि निस्यंदन सिद्धांत वो सिद्धांत है जो छन छन कर एक स्टेप बाय स्टेप लोगों को नीचे तक, ऊपर से नीचे तक लोगों के में अब उनकी भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा। इसने ये कहा कि अगर हम उच्च तबके के लोगों को, उच्च जो बड़े लोग हैं उनको अगर हम देंगे तो ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत हम बड़े लोगों को देंगे तो वो छन करके नीचे आ जाता है। देखिए इसके संबंध में, निस्यंदन सिद्धांत के संबंध में ही एक मुंबई गवर्नर काउंसिल के जो एक सदस्य थे वो फ्रांसिस वार्डन थे। फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में ही, ठीक है, 1823 में ही उन्होंने ये कहा था कि बहुत से लोगों को ज़्यादा ज्ञान देने से अच्छा है कम लोगों को ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए, ताकि वो ज्ञान उनकी नीचे तबके के लोगों को ऑटोमेटिक अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से निस्यंदन सिद्धांत लागू हो गया। अब 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिंक के सामने यह विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। तो
स्वीकृति कब मिली? 7 मार्च 1835 को इसे स्वीकृति मिल गई। और स्वीकृति मिलने के बाद इसके शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस विवरणपत्र को या इस शिक्षा नीति को घोषित कर दिया गया। अब इसकी जो बात थी उसकी निम्न 3 बातें थी। पहला था कि धनराशि, जो भी धनराशि होगी ये यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान में खर्च होंगे, ठीक, जो धनराशि होगी। उसके बाद था दूसरा कि जो प्राच्य साहित्य के प्रकाशन में व्यय पर रोक, मतलब भारतीय साहित्य के प्रकाशन पर व्यय में जो धनराशि खर्च होती थी उस पर इसने रोक लगा दिया। तीसरा था कि शेष जो साहित्य, जो धनराशि यूरोपीय साहित्य और विज्ञान में खर्च होने से बचेंगे, और जो रोक लगा दी गई वो धनराशि जो बचेंगे वो शेष जो धनराशि होगी वह अंग्रेजी साहित्य, भाषा, विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी स्रोतों में खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 बात निकल करके सामने आती है, ठीक है। तो ये था मैकाले की बात, शिक्षा नीति। अब इसके थोड़ा गुण देखते हैं कि इस शिक्षा नीति के गुण कौन कौन से थे। पहला गुण यह था कि जो पाश्चात्य विवाद था वो क्या था? खत्म हो गया। पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया, ठीक है। पहला तो यह था कि जो 20 वर्ष से जो विवाद चल रहा था उसका इसने अंत कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया कि इसने धार्मिक जो शिक्षा पर इसने रोक लगा दी। धार्मिक शिक्षा रोक मतलब जैसे डच आए थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अरब के लोग आए थे वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये लोग थे, मतलब चारों तरफ से कहीं न कहीं से अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उसने क्या किया? धार्मिक शिक्षा पर इसने रोक लगा दिया। तीसरी बात ये हो गई कि इसने पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत इसने कर दिया कि पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और साहित्य की इसने वकालत कर दिया। इसका ये गुण था। और लास्ट ये था कि इस शिक्षा नीति के आने से शिक्षा प्रगतिशील हो गई, प्रगतिशील शिक्षा का आगमन हो गया, ठीक है। तो ये था इसके गुण थे। इसके जो जिसमें कुछ गुण होते हैं तो इसमें कुछ अवगुण भी होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसके थोड़ा अवगुण को देख लेते हैं कि इसमें अवगुण कौन कौन से थे। अवगुण देखिए, पहला अवगुण ये था कि जो धारा 43 की जो इसने व्याख्या किया, धारा 43 के, वो पक्षपातपूर्ण था। मतलब इसमें उसने पक्षपात कर दिया। धारा 43 की जो व्याख्या किया गया, धारा 43 में व्याख्या क्या था? पक्षपातपूर्ण था, ठीक है। यह पक्षपातपूर्ण हो गया। दूसरा ये था इसके जो अवगुण थे वो था कि भारतीय साहित्य की इसने आलोचना कर दिया, उसे नीचा दिखाया, ठीक है। भारतीय साहित्य की आलोचना, ठीक है। तीसरा जो अवगुण था वो था अंग्रेजी शिक्षा को कामयाब बनाने का इसने जोर दे दिया कि अंग्रेजी शिक्षा को सबको पढ़ना है और इसको कामयाब बनाया ही जाए। तो इस पर उसने जोर दे दिया, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है कि ये इसने क्या किया? तीसरा अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। और चौथा था केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा। मतलब चौथा गुण था केवल इसने उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया, नीचे तबके के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया। तो ये थे इसके अवगुण। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो पूरी तरह से, एक तो भाई माना जा सकता है कि उसके शिक्षा नीति जब लागू हो गया तो उसके भारत में शिक्षा का विकास तो हो गया, विकास होना प्रारंभ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य को उसने दबा दिया, भारतीय साहित्य की उसने अवहेलना कर दी,
भारतीय साहित्य को उसने नीचा दिखाया। ठीक है, तो ये था मैकाले की शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक उससे जरूर करिएगा। देखिए एक बात है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वो ये बताया जाता है कि इसमें धनराशि कितनी थी, और इसमें पाश्चात्य पाश्चात्यवाद को भी पूछा जाता है, और मैकाले की जो उच्च वर्ग की शिक्षा जिसे अधोगामी निषेधन सिद्धांत कहते हैं या छननी का सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में से भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।